हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सिविल चौपाल पे। तो जैसा कि हमने कहा था कि सिविल चौपाल आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी कवरेज देगा, तो उसकी शुरुआत हमने कर दी है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके सामने वो 6th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी की लेके आए हैं, यानी कि जो ये अवर पास्ट बुक है अपनी हमारे अतीत वन, इसकी आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी इस वीडियो में। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो 6th क्लास की बुक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको पढ़ने की अलग से जरूरत हो। आप मिला के देख लेना, लगभग सारी चीज़ें आराम से कवर होंगी, आप जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6th की एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले कुछ बात है मैं आपको बता देता हूँ कि जो 6th की एनसीईआरटी है उसमें डेट्स के बारे में ऐसे लिखा गया है, जैसे कि 4700 पहले, 2700 साल पहले, 2000 साल पहले। अब इससे क्या मतलब है इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आज अभी 2025 चल रहा है, सितंबर 2025। तो एनसीईआरटी कहती है कि आप इसको ऐसे मत लगा के चलें कि सितंबर 2025, आप इसको 2000 मान के चलें कि आज 2000 चल रहा है। और अब इसको आप इससे पहले करके देखिए, यानी कि 2000 साल पहले कह रहे हैं तब वो 1 AD की बात कर रहा है, 1 AD। ठीक है, अब ये AD BC क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जब वो 2700 साल पहले की बात कर रहा है तो वो 700 BCE की बात कर रहा है। ठीक है, जब वो 4700 साल पहले की बात की कर रहा है तो वो 2700 BCE की बात कर रहा है। ऐसे यानी कि आपको 2000 मान के चलना है और फिर उससे जितना पहले कहे वो आपको मान के चलना है कि वो कौन सी डेट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद डेट्स का जो मेन वर्ड्स आते हैं वो भी समझ लेते हैं यहीं पे। एक वर्ड आता है AD और एक वर्ड आता है BCE। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? AD को हम लोग CE भी कहते हैं, कॉमन एरा। देखिए, जब भी इतिहासकार इतिहास को पढ़ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए जिससे हम डेट्स को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट माना कि जब भी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिस भी ईयर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उन्होंने उसको 1 मान लिया, 1 AD, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जब भी लॉर्ड का जन्म हुआ। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का वर्ड्स है ये, और इसका मतलब ये है कि जब भी लॉर्ड्स का जन्म हुआ, तो जब भी जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उसको हम 1 AD मानते हैं, उस साल से शुरुआत मानते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ें चलेंगी वो कॉमन एरा की चीज़ें चलेंगी, यानी कि ईस्वी की चीज़ें चलेंगी, यानी कि ईसा के काल की चीज़ें चलेंगी। ईस्वी इसको कहते हैं हम, ईस्वी, इसको ऐसे लिखते हैं ईस्वी। और इससे पहले जो चीज़ें होंगी उसको हम BCE कहेंगे, बिफोर कॉमन ईरा। यानी कि जो ये कॉमन ईरा चल रहा है ये इससे बिफोर कॉमन ईरा, तो इसको हम CE कह सकते हैं। यानी कि कॉमन ईरा AD और CE एक है, और इसको हम ईसा की काल कहते हैं, और इससे पहले जो चीज़ें चलेंगी उसको हम BCE कहेंगे। ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे कि चैप्टर क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी की। तो जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कह रहा है वो कह रहा है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे अपने, वो हंटर गैदरर थे। हंटर गैदर का मतलब बस यहाँ से ये है कि व्यक्ति अपने भोजन को कैसे जुटा पा रहा है। तो ह्यूमंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम तक कि वो कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर पाए, तो वो हंटिंग के भरोसे था। कोई पशु आता था उसको वो मार देता था, कैसे भी तरीके से पत्थरों का यूज़ करके या किसी भी तरीके से कोई लकड़ी का यूज़ करके उसको मार देता था और उसको खा जाता था। बस उसके पास यही एक तरीका था। या फिर उसके पास दूसरा तरीका था गैदरिंग करने का। वो वनों में जाए, जंगलों में जाए, घूमे, और जो भी उसको फल फूल पौधे जो भी मिले खाने की चीज़ उठाए और खा ले। तो यानी उसके पास दो ही तरीके थे, हंटिंग और गैदरिंग। इसलिए हंटर गैदर कहा गया जो भी अर्ली ह्यूमंस थे उनको। आर्किटेक्ट संग्रह एक नाम दिया गया था इतिहासकारों ने उनके लिए। तो जो आर्किटेक्ट संग्रह से जब वो प्रोड्यूसर बन जाएगा नवपाषाण काल में, उसी की बातें की गई हैं फर्स्ट 2 चैप्टर में एनसीईआरटी 6 के द्वारा। ठीक है, तो और जो पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसमें एक बेसिक चीज़ें बताता है कि ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहता है कि आप पहले नर्मदा को देखिए, नर्मदा वैली को। जो नर्मदा रिवर की वैली है, यहाँ पे इंडिया में आपको पैलियोलिथिक साइट के ह्यूमंस के एग्जाम्पल मिलेंगे। जो भी हम आर्किटेक्ट संग्रह की बात की हमने, जो हंटर गैदरर की बात की, वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उनके एविडेंस मिलते हैं नर्मदा वैली में। देखिए यही बात कह रहा है कि नर्मदा वैली में आपको आर्किटेक्ट संग्रह के कुछ एविडेंस मिले हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आप मैप पे सुलेमान और किर्थर हिल्स को मार्क कीजिए, सुलेमान और किर्थर हिल्स को मार्क कीजिए। इसी के पास एक जगह थी यहाँ पे मेहरगढ़ नाम की जगह थी, जहाँ पे पहली बार एग्रीकल्चर ह्यूमन, अभी हंटर गैदर से प्रोड्यूसर बन गया था। तो मेहरगढ़ में ऐसे पहले एविडेंस मिले थे कि मनुष्य ने कुछ प्रोड्यूस किया है, मनुष्य कोई खेती कर रहा है। फर्स्ट क्रॉप्स मिली थी वीट और बार्ले, यानी कि जौ और गेहूँ की, और राइस भी यहाँ से मिला था। ये मेहरगढ़ की बातें कर रहा है। फिर देखिए एनसीईआरटी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी वो आपको ओवरव्यू भी दे रही है कि चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। जैसे पहले उन्होंने पैलियोलिथिक साइट के बारे में, हंटर गैदर की बात की, फिर उन्होंने बात की अभी कि सुलेमान और किर्थर हिल्स के बीच में ऐसे जगह को देखिए मेहरगढ़ को, जहाँ से खेती स्टार्ट हुई। फिर वो कह रहे हैं कि आप इंडस रिवर को देखिए,
इंडस रिवर के जो सिस्टम है, जो सिंधु नदी तंत्र है, इसको देखिए, सिंधु नदी तंत्र को। और इस सिंधु नदी तंत्र में जो अर्लीस्ट सिटी हैं, जो आरंभिक नगर थे, उनकी शुरुआत देखी जा सकती है, जिसको हम हड़प्पन सिटीज़ कहते हैं, उनकी शुरुआत देखिए। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि इंडस ट्रिब्यूटरीज में आपको अर्लीस्ट सिटी मिलेंगी 4700 साल पहले। इसका क्या मतलब हुआ कि 2000 से लगा के चलेंगे तो ये कितना हुआ, 2700 BCE, बिफोर कॉमन इरा। 2700 BCE में हमें हड़प्पा सभ्यता का जो काल मिलता है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि 2700 साल पहले 2700 BCE में हमें हड़प्पन सिटीज़, आरंभिक नगरों के बारे में पता लगता है। वो कहता है कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें पता लगता है गंगा और सोन नदियों को देखिए, गंगा और सोन रिवर्स को देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े एक मगध एम्पायर बनता है, यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ बनती हैं। तो इन सिटीज़ के बारे में बताता है कि कितनी कैसे कैसे ये पावरफुल हो जाती हैं मगध। बस यही मार्क करवाने के लिए कहा गया है पहले चैप्टर में। और उसके बाद पहला चैप्टर कह रहा है कि जो आवागमन होता था, मूवमेंट होती थी, वो किस लिए होती थी। तो फिर इसमें बताया गया कि बंदे आजीविका के लिए अपनी मूवमेंट करेगा। अगर कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, नेचुरल भी और ऐसे भी कोई खतरा आ गया है, तो भी बच्चा उससे बचने के लिए कोई जो भी ह्यूमन बींग होगी वो क्या करेगी, ह्यूमन बींग माइग्रेट करेगा। व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ह्यूमन माइग्रेट करेगा। और जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, वो अपने ज्ञान को प्रचार करने के लिए क्या करेंगे, प्रोपगेट करने के लिए, चीज़ों को, अपने टीचिंग्स को अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए माइग्रेट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवेंचरस होते हैं, तो एडवेंचर करने के लिए भी यात्राएं करती हैं। ये मूवमेंट के कारण बताए गए हैं बुक में, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर कह रहा है कि जो इंडिया और उसके जो साथ वाली कंट्रीज़ और जो सारा एरिया है, उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, उसको हम भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे एनसीईआरटी ने रीज़न दिया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एशिया का पार्ट है। लेकिन एशिया में भी क्या है, एशिया में जो भी ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके पास एक बड़ा लैंड मास है। लैंड मास होने का मतलब है कि एक बड़ा भूभाग है, प्लस बहुत सारे नेचुरल बैरियर है। जैसे यहाँ पे आपको हिमालयज मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो यहाँ पे नीचे हिंद महासागर मिल रहा है। इन नेचुरल बॉर्डर से क्या हो रहा है, ये एशिया से सेपरेट कर रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। यानी इंडिया की जो ये क्षेत्र है, इसके आसपास के, इनको क्या कर रहा है, अलग सा क्षेत्र बना रहा है, तो अलग सा रीजन बना रहा है। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि इसको हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा है, इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कह देते हैं। बस यही कह रहा है, देख लीजिए। लार्ज लैंड मास है विद नेचुरल बाउंड्रीज, जो इसको सेपरेट करता है। पार्ट ऑफ एशिया है, यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट तो कह नहीं सकते क्योंकि पार्ट ऑफ एशिया है, इसलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, उपमहाद्वीप कह देते हैं। फिर कहते हैं कि जो लैंड है अपना, जो लैंड मास है, इसके नाम कैसे पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि इंडिया का जो नाम आया है वो इंडस रिवर से आया है। इंडस रिवर जो सिंधु नदी है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, उससे आया है। जो यहाँ पे ईरानियन लोग आए थे, ईरान के लोग आए थे और ग्रीक लोग आए थे, यानी कि यूनान के जो लोग आए थे, उन्होंने जो सिंधु नदी को इंडोज कहना शुरू किया। इंडस रिवर को इंडोज, हिंदोज कहते थे। इससे ही हमारा इंडिया वर्ड आया है, ये कहा इन्होंने। और इसके बाद कहते हैं कि भरत वर्ड कहाँ से आया। तो भरत के लिए वो कहते हैं कि जब ऋग्वेदिक काल चल रहा था, हड़प्पन कल्चर के बाद एक काल आता है, उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो वैदिक काल आया था, उस वैदिक एज में क्या होता है, वैदिक एज में एक ट्राइब होती है जिसको भरत ट्राइब कहते हैं, भरत क्लैन। तो जो ये भरत क्लैन थी, इसका एक किस्सा भी आता है ऋग्वेद में कि वो दशराज युद्ध में इनका नाम आता है। दशराज युद्ध में जो भरत ट्राइब थी, उन्होंने लड़ा था, और एक साइड तो भरत ट्राइब थी और इनके वर्सेस में 10 अलग अलग राजा थे, और भरत ट्राइब इनको हराकर जीत जाती है। इसलिए इस भरत ट्राइब से हमारा जो नाम पड़ा भारत, वो यहाँ से आया। ये बता रहे हैं ये अपना एनसीईआरटी चैप्टर 1। और इसके बाद बता रहा है ये एनसीईआरटी कि सोर्सेज होते हैं, उसमें 2 सोर्सेज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि एक तो मैनुस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हैंड, यानी जो मैनस वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड, यानी कि हाथ से लिखी जाती थी और ऐसी कठोर सतह पे नहीं लिखी जाती थी, मतलब कोई हार्ड सरफेस नहीं होती थी। खास तौर पर ये पेड़ों पे लिखी जाती थी, पेड़ों की छाल जिसको कहते हैं, बारक कह सकते हैं हम, और भुजर पत्र यानी कि पाम लीव्स, बार्क, इन पर ये चीज़ें लिखी जाती थी। पाम लीव्स हुआ, बार्क हुई, इन पे ये चीज़ें लिखी जाती थी। और इसका नुकसान क्या होता था कि इंसेक्ट्स होते थे, और बारिश है, नेचुरल जो चीज़ें हो रही हैं उनसे, नेचुरल चेंजेस से जो ये मिट जाती थी ये चीज़ें, तो ये ज़्यादा दिन तक संभाल के नहीं रखी जाती थी। इसलिए राजाओं ने, जिन्होंने इतिहास को बहुत लंबे टाइम तक रखने चाहते थे वो अपने इतिहासों को, तो उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका निकाला पांडुलिपियों के अलावा। यानी मैन्युस्क्रिप्ट तो पांडुलिपि हो गया, जिनको हम पेड़ पे लिख रहे थे, पाम लीव्स पर लिख रहे थे, भुजर पत्रों पे लिख रहे थे, टॉपिक्स, रिलीजन, साइंस, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे पांडुलिपियों पे। फिर इंस्क्रिप्शंस आते हैं।
उन राजाओं ने सोचा कि ऐसे होना चाहिए जो लंबे टाइम तक इतिहास में रह सके। तो इंस्क्रिप्शन आता है, अभिलेख इनके लिए वर्ड यूज होता है, यहाँ पे अभिलेख आएगा, अभिलेख। ये क्या होता था, कोई भी राजा का आदेश, कोई राजा का आदेश है, कोई किसी का रॉयल ऑर्डर है, या किसी रिच व्यक्ति का कोई भी दान दक्षिणा कुछ भी है, वो लिखवाता था इनको स्टोन्स पे, मेटल्स पे, जो लंबे टाइम तक रहते थे। इसका मतलब ये है सिर्फ कि कोई भी कठोर सतह पे, यानी कि हार्ड सरफेस पे जो भी कोई ऑर्डर या कोई भी चीज़ें लिखवाई जाती थी किसी के द्वारा भी, कोई रॉयल पीपल हो सकता है, कोई किंग हो सकता है, गरीब लोगों के हाथ में ये चीज़ें नहीं थी कि कोई आम आदमी इन चीज़ों को लिखवा पाए। कोई बड़ा व्यक्ति जो कोई व्यापारी हो सकता है, कोई राजा हो सकते हैं, महाराजा होते हैं, अपने ऑर्डर और विजय विक्ट्रीज को याद रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए इस पे लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो एक राजा के मिलते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं लिखित में, वो एक ही राजा के मिलते हैं, वो है सम्राट अशोक। अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनके, अलग अलग जगह पे उन्होंने अपनी शिक्षाओं को फैलाया, कि वो बौद्ध धर्म ले लिया था उन्होंने बाद में, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को भी फैलाया, अपने ऑर्डर आदेश, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र मिलता है इनकी इंस्क्रिप्शन से। तो इनका जो एक इंस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में वर्णन मिलता है, ये याद रखने वाले पॉइंट्स है। कंधार एक अभिलेख है इनका, ये जो कंधार अभिलेख है इसमें जो इन्होंने भाषा लिपि यूज़ की है, जो स्क्रिप्ट यूज़ की है, वो ग्रीक प्लस अरमाइक है, अरमाइक लिपि है, ग्रीक यूनानी प्लस अरमाइक लिपि है। ये याद करने वाला पॉइंट है, याद रख लेना। जो कंधार शिलालेख है, जो कंधार इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे यूनानी और अरमाइक स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। अशोक जो राजा थे वो आमतौर पर अपनी जो भाषा रखते थे वो प्राकृति रखते थे, यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो रखते थे, लेकिन जो इन्होंने लिपि यूज़ की है, स्क्रिप्ट, वो यूज़ की है यूनानी प्लस अरमाइक। ये याद रख लेना, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ सोर्स, तो ये तो इंग्लिश भाषा है लेकिन रोमन लिपि है, लिपि रोमन है। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूँ सोर्स, तो ये भाषा अभी भी इंग्लिश है लेकिन लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो मेरी बात समझ पाए, जिस चीज़ों में हम लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और ये हमने डेट्स का जो अंतर था ये समझ ही लिया। फिर बातें आती हैं कि जो 2-3 चैप्टर आ रहे हैं, कम से कम 6 चैप्टर, जब मौर्यंस की बातें होंगी 6 से 7 चैप्टर, 7वां चैप्टर भी अशोकन का है, तो वहाँ तक ये मौर्य की बातें आती है कि मौर्यन तक कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी। तो आपको बेसिक बातें बता देता हूँ मैं, कि सबसे पहले जब होमोसेपियंस बने, उसके बाद उन्होंने टूल्स का यूज़ करना शुरू किया होगा। फिर वो हंटर गैदरर बने होंगे कि भाई हंटर और गैदरिंग करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया होगा, पशुपालन शुरू किया होगा, यानी कि हर्डिंग शुरू की होगी, और हर्डिंग के बाद उन्होंने धीरे धीरे वो प्रोड्यूसर बने होंगे। तो यही सारी कहानी थी स्टोन एज की, ये सारी कहानी स्टोन एज की थी। जो चैप्टर 2 है बस वो इन्हीं स्टोन एज की बातें कर रहा है कि पूरा पाषाण जो काल था, पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक एज थी। और ये स्टोन वर्ड किस लिए यूज़ किया गया, स्टोन लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और स्टोन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि व्यक्ति उस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या कर रहा था, व्यक्ति उस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ पत्थर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने लकड़ियों का यूज़ नहीं किया, लकड़ियों का भी यूज़ किया, हड्डियों का भी यूज़ किया, लेकिन जो ज़्यादातर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो स्टोन के ही मिले हैं। और क्योंकि स्टोन आसानी से उपलब्ध भी होता था, गुफाओं में रहते थे, स्टोन जल्दी मिल जाता था, तो जानवरों को मारने के लिए और भी कोई काम करने के लिए स्टोन इजीली अवेलेबल था उनके लिए, इसलिए स्टोन एज नाम दिया गया हिस्टोरियन के द्वारा। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में बताते हैं कि हंटर गैदर था व्यक्ति, और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया इस काल में। लेकिन जब मेसोलिथिक की बात आती है, तो मेसोलिथिक में, जहाँ पैलियोलिथिक में रफ टूल्स होते थे, जो पत्थर के ऐसे ही कोई टूल्स होते थे, खुरदरे रफ, कोई पॉलिश नहीं किए जाते थे, ढंग से बनाए नहीं जाते थे, मोटे थे, बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते थे, लार्ज स्टोन्स यूज़ किया जाते थे। लेकिन मेसोलिथिक में क्या हुआ, ह्यूमन समझदार हो गया था, उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई थी कि उन्होंने देखा होगा कि भाई पत्थर को थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा नुकीला बनाया जा सकता है, ये और भी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो उन्होंने अपने पत्थरों को थोड़ा बहुत पॉलिश किया था, यानी कि जो ये रफ थे अब इनको थोड़ा बहुत इन्होंने पॉलिश किया था, और जो पत्थर थे ज़्यादा बड़े बड़े उनको इन्होंने छोटा किया था, माइक्रोलिथ भी, यानी कि छोटे पत्थरों में इसको विभाजन किया उन्होंने, टूल्स मेकिंग शुरू की पत्थरों से। ये मेसोलिथिक काल में हुआ। और मेसोलिथिक में एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जो पशुपालन है, पशुपालन शॉर्ट थोड़ी तरह से ही, मतलब ज़्यादा रेंज में नहीं पहुंचा, लेकिन स्लोली बढ़ रहा था, शॉर्ट रेंज में ही था, लेकिन पशुपालन शुरू हो गया था। और मेसोलिथिक में कई जगह पे एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब नियोलिथिक आती है, जिसको नवपाषाण काल कहते हैं,
उसमें सबसे बड़ी बात यही थी, सबसे बड़ी बात यही थी कि व्यक्ति क्या था, व्यक्ति अब हंटर गैदरर नहीं रहा था, अब हंटर गैदरर से व्यक्ति प्रोड्यूसर बन गया था। नियोलिथिक जो न्यू वर्ड आया है वो यही है कि जो अब जो पत्थर यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं। पत्थरों के उन्होंने वेजल तक बनाने शुरू कर दिए थे, बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे व्यक्ति अब सेटल हो गया था, नियोलिथिक में। इसलिए गॉर्डन चाइल्ड एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जैसे कि आपने पैलियोलिथिक है, पूरा पाषाण से जो मेसोलिथिक है, पूरा पाषाण से जो मध्य का पाषाण काल का जो सफ़र है, इसको वो कहते हैं कि ये तो इवोल्यूशन हम कह सकते हैं, ये तो विकास है व्यक्ति जो धीरे धीरे अपने अंदर विकास ला रहा है। लेकिन जो मेसोलिथिक से नियोलिथिक है, इस पीरियड को वो कहते हैं कि ये रिवोल्यूशन है, एक क्रांति की तरह जो बदलाव हुआ वो ये था कि व्यक्ति अब आग का प्रयोग करने लगा था, व्यक्ति अब सेटल हो गया था, व्यक्तियों ने अपने पशुपालन शुरू कर दिए थे। यही सारे चीज़ें चैप्टर 2 में बताते हैं। इसके बाद जो होता है, स्टोन एज के बाद जो होता है, स्टोन एज के बाद व्यक्ति शुरू करता है मेटल्स। अब वो मेटल्स का प्रयोग यूज़ करने लग जाता है, जो ह्यूमन होता है मेटल का प्रयोग करने लग जाता है। और शुरुआत में जो उसने मेटल यूज़ की थी वो कॉपर यूज़ की थी। तो कॉपर को जब भी उसने लिथिक के साथ मिलाया, यानी कॉपर को स्टोन के साथ मिलाया, कॉपर को पत्थर के साथ मिलाया, तो उसी को कहते हैं हम ताम्र पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर और ताम्र मतलब तांबा, ताम्र पाषाण काल। उसी से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई। उसी के बाद उन्होंने कॉपर में टीन को मिला के कांसा बनाया, जिसको ब्रोंज सभ्यता बाद में शुरुआत हुई, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ से ही जैसे कि नवपाषाण हुआ, फिर कॉपरलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण हुआ, ताम्रपाषाण के बाद हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में नए नए शहर जो बस रहे हैं उनके बारे में पढ़ाया गया है। और उनके बाद देखेंगे हम, जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो कल्चर है वो क्या है, अर्बन सोसाइटी है। और अर्बन सोसाइटी, कोई भी अर्बन सोसाइटी ऐसे नहीं बनती। कोई भी अर्बन सोसाइटी बनने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे ट्रेडर चाहिए, बहुत सारे, मतलब एक शहरी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि दुनिया में जब भी पहले कोई भी इवोल्यूशन हुआ होगा तो पहले विलेज ही आए होंगे, लोग छोटे मोटे तरीके से रह रहे होंगे। फिर जब विलेज ज़्यादा मिल गए होंगे, उनकी ज़रूरतें बढ़ी होंगी, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा, तो एक शहर बनता है सिटी। तो इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको कहते हैं हम इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। पहला नगरीकरण देखा जाता है अपने हड़प्पा सभ्यता में, जो पहला नगरीकरण होता है वो हम देखते हैं। तो जो अर्बनाइजेशन हुआ होगा वो नवपाषाण काल के बाद से ही होगा, जब से नवपाषाण काल में व्यक्ति ने ह्यूमन सेटलमेंट बसानी शुरू की होंगी, एग्रीकल्चर को बढ़ाना शुरू किया होगा, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब कि आपने खाने के बाद जो अनाज बच गया, खा तो लिया आपने, खाने के बाद जो अनाज बच गया उसका आप क्या करेंगे। तब व्यक्ति ट्रेड्स की सोचेगा, व्यापार की सोचेगा, कुछ बेचने खरीदने की सोचेगा, उसकी लाइफस्टाइल बदलेगी, उसी को अर्बन लाइफ कहते हैं। तो जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, फिर हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन को पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। फिर हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि ब्रॉन्ज तो यूज़ किया हमने, लेकिन एक लोहा यूज़ नहीं किया। आयरन उस टाइम तक ह्यूमन ने यूज़ नहीं किया था, आयरन डिस्कवर नहीं किया था ह्यूमन ने। ये कब डिस्कवर किया, जब हड़प्पन कल्चर आता है। हड़प्पा के बाद क्या होता है, हड़प्पा के बाद आती है वैदिक एज। ये आप लोगों को याद रखनी है। पहले स्टोन एज हमने पढ़ा 3, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में व्यक्ति सेटल हो गया था, सेटल होने के बाद ही अर्बन कल्चर आया हड़प्पा सभ्यता में। अर्बन के बाद हम पढ़े वैदिक एज। वैदिक एज में हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति, कुछ लोगों ने कहा, हिस्टोरियन ने कहा कि जो हड़प्पन सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अलग अलग जो व्यूज़ आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आर्यन का इन्वेजन हुआ होगा, आर्यन लोगों ने आक्रमण कर दिया होगा हड़प्पा वाले लोगों पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने डिफोरेस्टेशन इतना कर दिया था, पौधे इतने काट दिए थे, मतलब पेड़ इतने काट दिए थे कि फॉरेस्ट का नुकसान हो गया था और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिगड़ गया। जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस था, क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, उनकी वजह से हड़प्पा का अंत हो गया। तो जो हड़प्पा का इतना समृद्ध जो अर्बन कल्चर हम पढ़ते हैं, अर्बन कल्चर, वो खत्म कैसे हुआ उसके बारे में तो चीज़ें अभी तक क्लियर है नहीं। लेकिन उसके बाद जो आता है वो आती है वैदिक एज। और वैदिक एज ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये गाँव था, ये विलेजेस की कल्चर था, विलेज कल्चर था। तो अब वैदिक एज के बाद क्या हुआ, वैदिक एज में भी 2 एजेस को हम पढ़ते हैं, एक तो ऋग्वैदिक एज और एक लेटर वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल, और इसको कहते हैं हम सोर्सेज के रूप में बांटा गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था वो ऋग्वेद था, इसलिए हमने बांटा कि इसको ऋग्वैदिक काल कहेंगे। और लेटर वैदिक में बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही थी, इसलिए इसको लेटर वैदिक काल कहा कि उत्तर वैदिक काल। तो जो लेटर वैदिक काल में है, यानी कि जो लेटर वैदिक काल है, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। एक अंतर्जी खेड़ा एक नाम की जगह है, अंतर्जी खेड़ा, वहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। और आयरन की डिस्कवरी के बाद चीज़ें बहुत चेंजेस हुई। आयरन की डिस्कवरी होने से क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी होने से एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे थे। तो इसकी टाइमलाइन हम ऐसे देख सकते हैं कुछ, कि
फॉरेस्ट काटे गए, फॉरेस्ट कट किए, फॉरेस्ट कट होने से क्या हुआ, एग्री की ज़मीन बढ़ गई, एग्रीकल्चर जो कृषि की ज़मीन है वो बढ़ गई, कृषि की ज़मीन बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ गया, उपजाऊपन यानी कि अपनी उपज बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब उपज बढ़ गई तो क्या होगा, सरप्लस होगा, और सरप्लस होने से क्या होता है, बड़े बड़े शहर बसते हैं, इसी को फिर जनपद, और फिर जनपद से महाजनपद हम लोग देखेंगे, मगध एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये महाजनपद कहलाएगा। ऐसे है इस आयरन की खोज की वजह से। यही सारा ओवरव्यू दिया गया है पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री में। तो अब देखते हैं आगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो इसी की बातें कर रहा है कि हम गैदरर से, कि जो हम संग्राहक थे, एक आर्किटेक्ट संग्राहक थे, उससे प्रोड्यूसर कैसे बन गए, कैसे हम लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया, कैसे हम अब सेटल हो गए थे, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो मैं नाम ले रहा हूँ उन साइट्स के, वो तो पक्का देख लेना आप। खासकर ये पैलियोलिथिक साइट्स वाले हैं जो भीमबेटका की बात करते हैं। मैंने बताया था कि नर्मदा वैली में हमें आर्किटेक्ट संग्रह की बातें मिलती हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। हुसंगी नाम की एक जगह है ये, हुसंगी, या सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर हो तो ऐसा, हुसंगी नाम की ये जगह है कर्नाटका में। यहाँ पे हमें लाइमस्टोन के टूल मिले थे, लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर के टूल मिले थे हमें यहाँ पे, और यहाँ पे टूल मेकिंग फैक्ट्री भी मिली थी, ये याद रख लेना आप, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। जो यहाँ पे साइट्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पढ़नी है। और फिर आती कुरनूल की गुफाएँ, ये जो कुरनूल की गुफाएँ हैं यानी कि कुरनूल केव्स, हुसंगी और भीमबेटका, ये 3 ऐसी साइट हैं जिसको हम पूरा पाषाण काल की साइट बोलते हैं, पैलियोलिथिक साइट बोल सकते हैं। तो जो कुरनूल की गुफा थी, यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। अब राख मिली है तो इसका मतलब आग हो सकती है यहाँ पे, तो इसलिए कुरनूल के आंध्र प्रदेश आग के अवशेष कह सकते हैं हम। आग के जो एविडेंस है वो शुरुआत है, फायर के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। ये याद रखनी है आपको 3 चीज़ें। और फिर इसमें जितनी भी नवपाषाण की साइट हैं, न्यूलिथिक की साइट्स हैं, वो सारी आपको याद रखनी है। न्यूलिथिक की साइट्स आपको सारी याद रखनी है। वो कम से कम ये तो पूछ ही लेते हैं कि ये साइट कहाँ कहाँ पे है, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि ये साइट कहाँ कहाँ पे है। तो आप ये देख लेना, कोल्डी हवा, महागारा, चिरांद, बुर्जहोम, मेहरगढ़, दाउजुली हर्डिंग और ये पय्यमपल्ली, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। जितनी भी साइट्स मैं कह रहा हूँ आप इनको देख लेना कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, जैसे ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, इनको आपको याद रखना है इन साइट्स को। ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था कि नर्मदा वैली में जो हंटर गैदरर रहे थे वो कई बार क्या करते थे कि कई बार वो केव पेंटिंग्स बनाते थे। वो केव्स में रह रहे थे। केव्स में क्यों रह रहे थे, अब इस पे बारे में बताया गया। केव्स में क्यों रहेंगे, रेंस आ जाती हैं, अगर कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उससे बचने के लिए केव में छिपना पड़ता है। जो भी गुफाएं होती हैं उनमें सहारा लेना पड़ता है व्यक्ति को, इसलिए गुफाओं का प्रयोग किया जा रहा था। तो गुफाओं में व्यक्ति खाली बैठकर क्या सोच रहा था, ह्यूमन, कि आ जाओ पेंटिंग करते हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई थी, इसी को हम कहते हैं कि भी रॉक पेंटिंग है, पत्थरों पे पेंटिंग की गई थी। गुहा चित्रकला जिसको कहते हैं, भीमबेटका से मिली है ये गुहा चित्रकला। और ये पूरा पाषाण काल की, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। देखिए व्यक्ति एक कुत्ते को या फिर किसी जानवर को मार रहा है खाने के लिए, हंटर गैदरर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं भीमबेटका से, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये जगह है। तो इन साइट्स के बारे में, साइट्स पे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके यूपीएससी और एचसीएस और जितनी भी सिविल सर्विस टीओ एटीओ इनमें क्वेश्चन आएंगे तो साइट्स से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ बातें करते हैं टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए। वो कह रहा है कि पूरा पाषाण काल जो था वो 20 लाख BCE से, मतलब 20 लाख साल अगो कह रहा है, तो ये 2000 आप लोग उसमें माइनस कर लेना कि 12,000 साल तक, यानी कि 12,000 साल पहले तक कौन सा काल चला, पैलियोलिथिक काल चला। व्यक्ति हंटर गैदरर ही था, उन्होंने प्रोड्यूसिंग करना कुछ नहीं सीखा था। बहुत देखो कितने लाखों सालों तक व्यक्ति हंटर गैदरर ही रहा और वो मूवमेंट करता था। वो उस टाइम मूवमेंट किस लिए कर रहा था, अगर वो किसी रिसोर्स वहाँ पे ख़त्म हो गए, सोच के देखिए, वो कहीं पे गया और वहाँ पे उन्होंने सारा खाना खा लिया गैदर करके, या फिर उन पशुओं को मार दिया, तो क्या करेगा बंदा, दूसरी जगह पे जाएगा। फिर पशु माइग्रेशन कर जाएँ, सोच के देखिए, जिन जानवरों को वो खाता था वो जानवर कहीं पर और जगह भाग जाएँ तो व्यक्ति भी उनके साथ भाग जाता था। फिर कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं, मौसमी पौधे होते हैं जो मौसम के अनुसार होते हैं। तो अब जहाँ पे एक जगह पे मौसम के पौधे खत्म हो गए तो दूसरी जगह व्यक्ति को जाना पड़ता था। कई बार क्या होता था, वाटर सोर्सेज, कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो सदाबहार बहती हैं, कुछ तो ऐसी नदियाँ होती हैं जो सदाबहार बहती हैं, और कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं। जो कुछ जैसे बारिश आई तभी नदी में पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब भी ऐसी नदियों के पास अगर कोई व्यक्ति है जो सीजनल है तो व्यक्ति क्या करेगा, जब भी वो नदी, उस नदी में पानी खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति वाटर सोर्स के लिए किसी दूसरी जगह पे जाएगा, क्योंकि पानी तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए। और जो इस काल में टूल होते थे वो लार्ज स्टोन टूल होते थे। यही हमने पढ़ा कि पैलियोलिथिक में लार्ज स्टोन टूल होते थे, रफ होते थे, रफ टूल्स होते थे। और ये 3 जो साइट्स हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली, इनमें क्या क्या मिला ये आपको देखना है। जो मैंने बताया था उतना ही
है 6th के एनसीईआरटी में, उतना ही पढ़ना है आप लोगों को कि हुसंगी से क्या मिला, लाइमस्टोन्स के टूल्स मिले थे, भीमबेटका से केव पेंटिंग की बातें मिली, और कुरनूल से हमें आग के साक्ष्य मिले, राख मिली थी हमें। इससे ये पता लगता है कि आग यूज़ की होगी किसी ने पैलियोलिथिक साइट्स पे। फिर आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या है, मीजोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ वो होता है ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी बढ़ने लगी तो जो बहुत सारे ग्लेशियर्स थे वो आइस मेल्ट्स हो गई, और आइस मतलब पिघल गई, और बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, बर्फ़ पिघली तो पानी आया, तो पानी आया तो ग्रासलैंड्स बन गई, बहुत सारे घास के मैदान बन गए। और घास के मैदानों ने किसको अट्रैक्ट किया, घास के मैदानों ने पशुओं को अट्रैक्ट किया। और हमने क्या पढ़ा था कि पशुओं के लिए हंटर गैदर क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई पशु आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसे कुछ पशुओं को देखा कि जो आपको नुकसान कब पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें पालना शुरू किया। देखिए हर्डिंग स्टार्ट हो गई, हर्डिंग स्टार्ट होगी, पशुपालन स्टार्ट हो गया, लेकिन स्मॉल ग्रुप, बहुत ही शॉर्ट रेंज में हुआ था, ये ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये अभी भी मूवमेंट करते थे इन्हीं चीज़ों के लिए, लेकिन कम मूवमेंट हो गई थी। मीजोलिथिक आते आते कम मूवमेंट करने लगा था इंसान, क्योंकि वो पशुपालन सीख रहा था, वो अब देख रहा था कि भी घास के मैदान है, पशुओं से उनको बहुत हेल्प मिलने लगी थी। क्योंकि पशु क्या होते थे, पशु स्टोरेज का भी एक चीज़ होते थे, जैसे कि बंदा पशु है उसके साथ, तो वो उसको मार के खा सकता है। जब भी उसको कई बार खाना नहीं मिला तो उसको मार के कई दिनों तक खा सकता है। तो एक स्टोरेज टाइप की फैसिलिटी भी उसको पशु देने लगे, तो उसको समझ में आ गया कि पशु बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसकी जो साइड्स हैं, देखो इसमें छोटे औजार हो गए, जो पत्थर बड़े बड़े यूज़ कर रहा था व्यक्ति, अब उसने छोटे किए, थोड़े आकार में लाया उसको, टूल्स मतलब उसने घिसा के किसी प्रकार से टूल्स को, पत्थरों को सेट किया, तो उसको माइक्रोलिथ छोटे औजार बनाए। और 2 जगह हैं ये, बागोड़ और आदमगढ़ यूपी, बागोड़ राजस्थान और आदमगढ़ यूपी, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल की, मीजोलिथिक एज की। फिर आता है न्यूलिथिक, हमने जिसको रिवोल्यूशन बताया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अब पशुपालन जब व्यक्ति सीख गया था मध्य पाषाण काल में, तो अब पशुपालन वो बड़े रूप से करेगा, और बड़े रूप से कर देगा तो क्या होगा, वो सेटल होगा। और सेटल हो गया था तो उसने क्या करना शुरू किया, फार्मिंग शुरू कर दी, एग्रीकल्चर उसने करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर होने लगा तो नदियों के पास आके एग्रीकल्चर करने लगा। इसलिए देखना आप, जो हड़प्पा सभ्यता इसके बाद आएगी वो नदियों के पास है, इंडस रिवर के पास है, उनकी सारी ट्रिब्यूटरी हैं जितनी भी सहायक नदियां हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ बसी हैं। मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा है, ये सारी नदी इन नदियों के किनारे बसे। क्यों बसे, क्योंकि वहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे थे, नवपाषाण काल से ही फार्मिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद देखिए कि कितना बड़ा शहर बस के आ गया था थोड़े सालों के बाद। फिर पॉलिश टूल हो गए थे, देखो अब टूल्स हमने पॉलिश कर दिए थे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल तरासे हुए टूल्स। प्लस हम क्या कर रहे थे, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था, वीट्स को उगा रहे थे हम, और बारले को उगा रहे थे, राइस को उगा रहे थे। और फिर हमने पढ़ा कि कुछ पशुओं को पालने लगे थे, जैसे डॉग, ये थोड़ा छोटा हो गया दिख नहीं रहा है, जैसे डॉग, गोट, कैटल यानी दूध देने वाले पशुओं को हमने पालना शुरू कर दिया था। फिर बुर्जा होम जो साइट है, ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पिट हाउस मिलते हैं, गर्तवास जिसको कहते हैं। गर्तवास का क्या मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे घर बनाया जाता है। ज़मीन के नीचे घर किस लिए बनाया जाता होगा, कोई बारिश के डर से, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जो ज़मीन के ऊपर आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो व्यक्ति नीचे जाके घर बनाता है। और जब भी उसको खतरे का ऐसा होता है कि भी खतरा चला गया, तो व्यक्ति फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर घर रहता है, वो दोनों तरह रहता है। इसी को गर्तवास कहते हैं। बुर्जा होम से मिली, ये न्यूलिथिक साइट है जम्मू एंड कश्मीर की। द्वाजोलो जो हर्डिंग है, ये असम की एक साइट है, याद रखना, ये 2 साइट्स याद रखना आप लोग, आपका काम बनेगा। और इसके बाद मेहरगढ़ के बारे में वही कि 7000 BC ऑनवर्ड, यानी 7000 BC में हमने क्या कर दिया था, अर्लीस्ट फार्मिंग के साक्ष्य मिलते हैं हमें। और फर्टाइल जो बोलन पास, एक बोलन दर्रा है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रा है, वहाँ के पास है ये मेहरगढ़। और यहाँ से हमने क्या क्या उगाया, बारले उगाई, एनिमल्स हर्डिंग देखी जा सकती है यहाँ पे, सीप गोट हमने पालना शुरू कर दिया था। बस चैप्टर 2 इतना ही है, और इतना ही है बस, ठीक है। चैप्टर 2 में इतना ही है। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अर्लीस्ट सिटीज़ की, जो अर्लीस्ट सिटीज़ होती थी। अब अर्लीस्ट सिटीज़ कौन सी थी, हमने नवपाषाण को पढ़ा, न्यूलिथिक को पढ़ा। न्यूलिथिक के बाद हमने क्या पढ़ा कि अब मेटल्स को यूज़ करना शुरू किया जाएगा, तो मेटल्स में हमने कॉपर को यूज़ किया। तो जो चाल्कोलिथिक साइट होती थी, चाल्कोलिथिक के बारे में 6 की एनसीईआरटी कुछ नहीं कह रही, 6th की एनसीईआरटी नहीं बता रही। ये जो एज थी चाल्कोलिथिक, जिसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ये हड़प्पा से कुछ लोग कहते हैं पहले आया था, कुछ लोग कह रहे हैं हड़प्पा के साथ चल रहा था। लेकिन क्योंकि जिस हड़प्पा को हम बात करते हैं वो मैच्योर फेज की बात करते हैं, जब सिटीज़ बिल्कुल पूरी तरह से बन चुकी थी। तो चाल्कोलिथिक शायद इसके साथ चल रहा हो या शायद पहले चल रहा हो, लेकिन पहले कॉपर आया था, तो कॉपर को पत्थर के साथ यूज़ किया होगा, तो शायद पहले ही आया होगा। उसके बाद हड़प्पन कल्चर आया था, और हड़प्पन कल्चर से अलग अलग सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो हड़प्पन कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि जो शहर थे, जो सिटी थी, वो प्लान होती थी। प्लान का मतलब अच्छे से नियोजित की जाती थी, सब चीज़ें पता होती थी कि कैसे क्या बनाना है। देखिए कितना प्लानिंग पहले की जाती थी। और जल निकास प्रणाली जो इनकी होती है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था।
इन्होंने शहरों को 2 भागों में बांटा हुआ था। इसको दुर्ग कहते थे, जिसको सिटाडेल कहते हैं, दुर्ग सिटाडेल, और एक होता था लोअर टाउन, जिसको निचला शहर कहते थे। ये आपको याद रखना है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो दुर्ग होते थे वो पश्चिमी साइड होते थे, वेस्टर्न साइड होते थे, और जो लोअर हाउस होते थे वो ईस्टर्न साइड होते थे। और लोअर जो शहर थे ये थोड़े नीचे होते थे दुर्ग से थोड़े नीचे होते थे, और जो सिटाडेल होते थे वो पश्चिमी साइड पे होते थे और थोड़ी ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। लोगों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया, हिस्टोरियन ने, कि सिटाडेल में कोई खास लोग रहते होंगे, कोई ऑफिशियल बंदे रहते होंगे, और जो आम लोग होते होंगे वो निचले शहरों में रहते होंगे। लेकिन ऐसा अभी कोई एविडेंस नहीं है अपने पास कि ये बात सही है या गलत है, सब अंदाज़ा है। अब देखिए क्या क्या था अर्ली सिटीज़ में, बस यही बताया गया है कि जो घर होते थे वो 1-2 मंजिली भी होते थे, आंगन होता था घरों में, और लगभग हर घरों में कुएँ देखे गए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। और बाथरूम्स होते थे, देखिए उस टाइम भी बाथरूम्स बनाए जा रहे थे, और बाथरूम्स लिंक होते थे, जो स्ट्रीट की जो गलियों की जो नालियाँ होती थी उनसे लिंक होते थे, सारा पानी वहाँ पे जाता था। और नालियाँ भी बड़ी ढकी हुई होती थी, कवर्ड होती थी, स्लोप ढलान बनाए जाते थे और प्लान रूप से बनाई जाती थी, और बीच में इंस्पेक्शन होल भी होते थे, यानी कि बीच में आप लोग कोई चीज़ें अटक गई तो उसको निकाल के देख सकते थे कि क्या अटक गया, पानी क्यों नहीं जा रहा है। तो मतलब ड्रेनेज की बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पे, शहरों की तरह बसाया गया था। ये आप लोग खुद भी पढ़ लेना, मतलब सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे। लाइफ इन द सिटी कैसी थी, रूलर्स होते थे, स्क्राइब्स होते थे, लिपिक यानी कि कलर्स होते थे, स्क्राइब्स को कलर कह सकते हैं कि भी कलर का काम करने वाला, क्राफ्ट्समैन शिल्पकार होते थे, बहुत सारे व्यापारी होते थे, टॉयज़ बनाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें जो शहरों में चलती हैं वो हड़प्पा सभ्यता में, जो आज हमारे शहरों में हम देखते हैं, वो उस टाइम भी चल रही थी। सबसे खास बात यह है कि हम उस टाइम आयरन को यूज़ नहीं कर रहे थे, ये याद रखना, आयरन टूल्स का यूज़ नहीं हुआ था, आयरन मेटल का। तो कॉपर का यूज़ होता था, ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, गोल्ड का, सिल्वर का, और ये इससे हम बनाते थे, मोहरे बनाते थे, और ये मनके बनाते थे। एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये रुक गया था, एक सेकेंड। अब देखिए, और फिर कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, इन ऑब्जेक्ट से बीड्स मन के बनाए जा रहे थे, मोहरे बनाई जा रही थी, पोट्स बनाए जा रहे थे, बर्तन भी बनाए जा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, लेकिन आयरन का यूज़ हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती हैं, साइट्स देख लेना आप लोग। वो ऐसे ही पूछ लेते कि ये साइट किससे रिलेटेड है, धोलावीरा किससे रिलेटेड है, सुरकोदा किससे रिलेटेड है, लोथल किससे रिलेटेड है, चौंदलो किससे रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो किससे रिलेटेड है। जैसे कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनका नाम शायद आ सकता है, जैसे सोतका हो, इस पर नाम आ सकता है। जैसे गवेरी वाला एक जगह है, ये भी हड़प्पा सभ्यता की है। वो सीधा पूछ सकते हैं कि गवेरी वाला किससे रिलेटेड है, तो इससे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 6th के NCERT का ही मैप है ये, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो मोहनजोदड़ो साइट है जो पाकिस्तान में, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ क्या है कि एक ऐसा कल्चरल इंपॉर्टेंस की कोई जगह है जहाँ पे अलग बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके साइड में सीढ़ियाँ हैं और कमरे भी बनाए गए हैं। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी बात होती होगी, कोई ऐसे ही फेस्टिवल पे सब लोग इकट्ठे होते होंगे और सारे लोग आके एक साथ नहाते होंगे। और पक्की ईंटों से बना हुआ है, ये पक्की ईंटों से बना हुआ है, प्लास्टर है, मतलब लिपाई की गई है और तारकोल की, ताकि पानी लीक ना हो। रूम्स हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और कुएँ का पानी से यहाँ पे पानी लाया जाता था। तो देखिए मतलब कितना सारी चीज़ें प्लान की जा रही है मोहनजोदड़ो में। और स्टोर हाउसेज, अनाज भंडार गृह मिलते हैं। देखिए सरप्लस प्रोडक्शन है, तभी शहर बसे हैं, और शहर बसने के कारण हमारे पास इतना अनाज हो गया है। अभी कहाँ पे हम हंटर गैदरर थे, आज हमारे पास इतना अनाज हो गया कि अब हम भंडार कर रहे हैं। तो भंडार करने की लगभग सारी जगहों पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और लोथल है, यहाँ पे इन साइड्स पे आपको अनानगर देखने को मिले हैं, भंडार गृह देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि जो हड़प्पन के लोग हैं वो इंपोर्ट करते थे कुछ चीज़ों को और देशों से मंगाते थे। क्या क्या, कॉपर मंगवाते थे वो राजस्थान और ओमान से, टीन मंगवाते थे वो अफगानिस्तान और ईरान से, और गोल्ड मंगवाते थे कर्नाटक, सदर्न इंडिया से, और प्रीसियस स्टोन यानी कि कोई रत्न होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। सीधा इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में सीधा क्वेश्चन आ सकता है अच्छी इसमें कि कौन चीज़ कहाँ से आती थी। इसको पक्का याद कर लेना, बिल्कुल रटने वाली चीज़ है। और जो ऐसी चीज़ें थी जो लोकल रूप से मिल जाती थी वो वुड होते थे, कोई ऐसक होते थे, मतलब किसी मेटल्स के जो ऐसक होते हैं वो मिल जाते थे। कॉटन, कपास आराम से मिल जाता था उनको लोकल रूप से, लेकिन दूर चीज़ों से मंगवाना पड़ता था। वो ये सारी चीज़ें थी वो दूर से मंगवानी पड़ती थी। फिर इरिगेशन की फैसिलिटी के बारे में चीज़ें थी कि वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी थी उनके पास, पानी को बचाने का प्रबंध था। जैसे लोथल में ये मिला है एक बंदरगाह हो सकती है, ये एक बड़ा तालाब मिला है लोथल का।
और इसके आसपास शायद कोई व्यापार करते हो, कोई छोटी मोटी शिप्स आती हों, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके साइड में फैक्ट्रीज़ भी मिली हैं कुछ मनके बनाने की और बीड्स बनाने की, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यांस क्या है। तो फ्यांस कुछ नहीं है, जो भी सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें एक गोंद मतलब ग्लू लगा के और कुछ कलर्स मिला के, कुछ कलर्स मिक्स करके एक जो पदार्थ बनाया जाता है, और उस पदार्थ से फिर बनाए जाते हैं मनके, बनाए जाते हैं बर्तन, बनाए जाते हैं टॉयज़, बनाए जाते हैं, उसी को फ्यांस कहते हैं। ठीक है। और ये थोड़े महंगे होते थे, इसलिए शायद एफ्लुएंट लोग, एलिट लोग, यानी कि कोई शहरों के बड़े लोग ही इसको यूज़ करते हो, ऐसा हो सकता है। देखिए, कृत्रिम पदार्थ है, रेत प्लस गोंद प्लस चमकदार नीला हरा रंग, और इनसे मंगल कंगन बर्तन हेतु ये सारी चीज़ें प्रयोग किए जाते थे, इसको फ्यांस कहते थे। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये फ्यांस इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वाटर फैसिलिटी याद रखना, लोथल में आपको एक बंदरगाह मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी हड़प्पा सभ्यता वालों के पास थी। फिर बात आती है कुछ साइट्स की जो आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले देखिए, गवेरी वाला ये साइट है, पंजाब पाकिस्तान में है ये, और ये चोलिस्तान एरिया में है। अब ये चोलिस्तान क्या है, तो चोलिस्तान को पढ़ते हुए हम देखेंगे जैसे कि हमारा थार डिजर्ट है, थार डिजर्ट को ही पाकिस्तान में, जो थार मरुस्थल है अपना, उसी को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। तो यानी कि ये चोलिस्तान वाला एरिया, जो थार डिजर्ट का एरिया, वहीं पे उस पंजाब में गवेरी वाला एक जगह है जो हड़प्पन सभ्यता की जगह है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। चोलिस्तान पे क्वेश्चन आए तो भी बता देना कि थार मरुस्थल का जो पार्ट है पाकिस्तान में, उसी को क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। और धोलावीरा के बारे में क्या बता रहा है ये, धोलावीरा के बारे में बता रहा है कि एक रन ऑफ कच्छ, यानी कि जो कच्छ का रन है, कच्छ का जो रन है, उस रन में खादिर बेत नाम का एक आइलैंड है। जो बेत होती है ना, खादिर बेत, तो जो रन ऑफ द कच्छ है उसमें छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उसको बेत कहते हैं। तो जो खादिर बेत नाम का जो आइलैंड है उसमें ये मिलता है, धोलावीरा नाम की जगह है। देखिए, हमने क्या बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता सारे जो शहर थे लगभग 2 रूप से बटे हुए थे, दुर्ग, सिटाडेल और लोअर टाउन, यानी कि निचला शहर। लेकिन जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, इसमें एक मिडल भी था। दुर्ग निचला शहर जैसे कि नॉर्मली तो 2 था, लेकिन यहाँ पे 3 भागों में बटा हुआ था, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इसमें पत्थर की दीवारें थी, जैसे यहाँ हर जगह पे पक्की हुई ईंटों की दीवारें बनाई गई थी, 4 दीवारें की गई थी शहर के बाहर, लेकिन यहाँ पे पत्थर की दीवारें बनाई गई थी, बड़े बड़े बिग गेटवेज थे यहाँ पे। तो इनको याद रख सकते हो आप, पत्थर की दीवारों को, क्योंकि और जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था, यहाँ पे स्टोन वॉल्स, पत्थर की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। 3 भागों में बटा हुआ था। और एक लकड़ी पे लिखी हुई बड़ी स्क्रिप्ट मिली है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। हड़प्पा की जो लिपि है उसकी स्क्रिप्ट मिली है, लकड़ी के पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा के जो चित्रमयी लिपि है उसको लिखा गया है। वो समझ में नहीं आया अभी तक उसमें क्या था, तो ये यहाँ से मिला है, धोलावीरा। फिर आता है लोथल। लोथल गुजरात में साबरमती नदी के एक ट्रिब्यूटरी है, साबरमती नदी की, भोगवा, साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है भोगवा, उस नदी के तट पे है ये। देखिए, नदियों के पास ही शहरों का विकास हो रहा है। देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको बंदरगाह मिला है, हमने देख लिया था। भंडारगृह हमने पहले बात कर ली है कि भंडारगृह मिलता है। और मन का कार्यशाला, ये बंदरगाह के पास ही मिली है, कि जो बीड़ बनाते थे वहाँ पे, शायद कोई व्यापार होता होगा। यहाँ पे सेमी प्रोसेस स्टोन्स बहुत सारे मिले हैं, मूल्यवान पत्थर, और यहाँ से ट्रेड व्यापार के कुछ संकेत मिलते हैं, क्योंकि बंदरगाह इसको माना जा सकता है, जो भी हमने तालाब देखा था उसको। फिर इसका एंड कैसे हुआ, वही बात, 3900 साल पहले, इसका मतलब 1900 BCE में इसका अंत हो जाता है, जो हड़प्पन सभ्यता थी। एकदम कोई भी कल्चर एकदम खत्म नहीं होता कि 1900 आज आया तो आज खत्म होगा, मतलब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था हड़प्पा। तो अब क्यों हुआ ये नहीं पता। तो कुछ कह रहे हैं कि गंदगी ज़्यादा हो गई थी, नालियाँ टूट गई थी, और कुछ कह रहे हैं कि हाउस जो रीजन से हैं, जैसे कि रिवर ड्राई हो गई, फ्लड्स आ गए, पेड़ ज़्यादा काट लिए, शासक अच्छे नहीं मिले, और आर्यन का इन्वेंशन हो गया। भाई, आर्यनों ने इन्वेजन कर दिया इन लोगों पे। आर्य जो लोग थे, जो मध्य एशिया से आए थे, जिन्होंने वैदिक एज में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने आक्रमण कर दिया और हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर दिया, और फिर उन्होंने गाँव बना दिया। ऐसी ऐसी सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी किसी का कोई ठोस प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कह सकते। हिस्टोरियन में ये बातें चलती रहती हैं। फिर जो बात आती है 6th की एनसीईआरटी में, वो आता है कि क्या बताती है हमारी बुक्स और कब्र, यानी कि बुरियल्स क्या कहती हैं और बुक्स क्या कहती हैं। तो बरियल्स और इसके बुक्स के बारे में पढ़ने के लिए ये बताते हैं कि बुक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये वैदिक एज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जैसे स्टोन एज को पढ़ा हमने, जैसे फर्स्ट चैप्टर में ओवरव्यू लिया हमने कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। फिर हमने सेकंड चैप्टर में स्टोन एज को पढ़ा, थर्ड चैप्टर में हमने हड़प्पन को पढ़ा। अब जो फोर्थ चैप्टर है वो वैदिक एज है, क्योंकि इसका जो नाम है वो वेद के नाम से है, जो वेद बुक्स हैं, तो लिटरेचर के नाम से भी इसका नाम रखा गया था। इसलिए बताने की किताब क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जो 2 तरह से बांटते हैं हम वैदिक एज को, जो वैदिक काल है, इसको हम 2 तरह से बांटते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल, जो मैंने पहले ही बताया था, और एक उत्तर वैदिक काल, जिसको कहते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड।
अब आप लोग मुझे बताइए कि वेद के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वेद के 4 पार्ट होते हैं, फिर वो बताते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो तो वेद हैं, वो तो 4 वेद हैं। वेद के पार्ट्स कितने हैं? तो एक तो ये, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वेद के 4 पार्ट होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता जो होता है वो ओरिजिनल होता है। सबसे पहली बात तो जो वेदास होते थे मतलब श्रुति करके, यानी कि बोले जाते थे, ऐसे कोई लिखे नहीं गए थे, बोले जाते थे और हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हो रहे थे। जैसे पापा ने दादा ने बताया पापा को, पापा ने बताया फिर आपको, ऐसे ट्रांसफ़र होते आ रहे थे। फिर बहुत बाद में इनको लिखा गया, चले तो आ रहे थे। श्रुति ग्रंथ कहते हैं इनको, कि सुन के ये ग्रंथ आगे लिखे गए थे। फिर जो संहिता, जो ओरिजिनल वर्जन है संहिता है, फिर उसको समझाने के लिए जो किया गया वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। फिर उसको और अच्छे से समझाने के लिए वनों में जाके जो आरण्यक लिखे, फिर उपनिषद लिखे उसको और ढंग से एलोबरेट करने के लिए चीज़ों को। इसलिए ये सारे ग्रंथ आए थे, संहिता और ये चारों पार्ट्स को याद रखना। तो जो ऋग्वेदिक काल है, जो ऋग्वेदिक काल है, ये वाला काल जिसको हम पीरियड में बांटते हैं 1500 से 1000 BCE। देखिए ऋग्वेदिक 3500 साल पहले, यानी 2000 अगर हम मान के चलेंगे तो 1500 आएगा सीधा। 1500 से 1000 BCE का जो काल है इसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं हम। इसमें जो मेन सोर्स था वो ऋग्वेदिक संहिता थी। ऋग्वेदिक संहिता थी, यानी कि जो संहिता थी ऋग्वेद की वही लिखी गई थी। केवल एक सोर्स है हमारे पास, उसके अलावा जो सारे सोर्स हैं, जैसे हर वेद के अगर 4-4 पार्ट मानोगे आप लोग तो 4 वेद हैं, 4 पार्ट 16 हो गए। तो एक ही सिर्फ संहिता, ऋग्वेदिक की जो संहिता है वो हमें ऋग्वेदिक काल में मिलती है। बाकी सारे ग्रंथ जो 15 रह गए, यानी ऋग्वेद का भी जो आरण्यक है, ऋग्वेद का भी जो ब्राह्मण है, वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, पहले नहीं लिखा, पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं था। ऋग्वेदिक काल का सिर्फ हमें एक ही ग्रंथ मिलता है, वो ऋग्वेदिक संहिता है। ठीक है जी, शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। फिर इसमें कुछ वर्णन देता है कि सूक्ता क्या होते हैं। सूक्ता होते हैं मंत्र, जिनको किसी प्रशंसा के गीत में, यानी कि किसी देवता को खुश करने के लिए जो गाए जाते हैं, वो मंत्र मिलते हैं, 1000+ मिलते हैं आपको ऋग्वेद में। अग्नि, इंद्र, सोम इनकी पूजा की जाती है। अग्नि, इंद्र, सोम इनकी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं हमें। अग्नि, इंद्र, सोम याद रखना। ये पूछ लेते हैं कि कौन सा देवता मिलता है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम का जिक्र मिलता है। फिर हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो जन और विष, जन और विष ये जो वर्ड यूज़ होते थे ये पीपल के लिए यूज़ होते थे। ये वर्ड पीपल के लिए यूज़ होते थे ऋग्वेदिक काल में। और ऋग्वेदिक काल की जो सोसाइटी थी वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम थी। गांव वाले लोग रहते थे, बहुत सारी चीज़ें, वर्ण सिस्टम था, लेकिन वर्ण सिस्टम ज़्यादा हार्श नहीं था। मतलब व्यक्ति को अपने काम से देखा जाता था कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उससे वर्ण डिसाइड होता था, लेकिन जन्म के बेस पे नहीं हो रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए उत्तर वैदिक काल में कैसे कम्प्लेक्स हो रही चीज़ें। फिर जन और विष, जहाँ पे भी पाँव रखेंगे उसको जनपद कहेंगे। देखिए जन और विष, जहाँ पे भी पाँव रखेंगे यानी स्थायी निवास करेंगे उसको जनपद कहेंगे। और यही जनपद आगे जाके महाजनपद बनेंगे जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हम पढ़ेंगे कि लोहा आ जाएगा उसके बाद। तो देखिए ऋग्वेदिक काल में कोई लोहा नहीं आया है हमारे पास। ब्राह्मण्स होते थे, वो रिचुअल्स करते थे। ब्राह्मण्स क्या करते थे, राजाओं के लिए रिचुअल करते थे। रिचुअल मतलब यज्ञ जो कहते हैं, यज्ञ करते थे। और कोई भी जो समारोह होता था, अनुष्ठान होता था धार्मिक, उनको करते थे। और राजा क्या करते थे, राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, वो लोगों से मदद लेते थे। यानी कि राजा बहुत तरह से डिपेंडेंस था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारी उनके पास खुद के लिए पावर थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों से मदद लेता था। जब भी उसको लड़ाई झगड़े की जरूरत होती थी तो वो लोगों से कहता था कि भाई आप आइए, साथ निभाइए। राजा मतलब कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं था जैसा हम महाजनपद काल में पढ़ेंगे कि बड़ी सेना चल रही है, ये सारी चीज़ें। और दास और दस्यु होते थे। जो आर्य होते थे वो अलग होते थे, और जो दस्यु होते थे वो उनको गुलाम समझते थे कि ये ऐसे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको दस्यु कहते थे वो। और ये लोग जो रिचुअल्स करते थे, जो यजनाज करते थे, जो यज्ञ करते थे, वो किस लिए करते थे, प्रेयर्स करते थे। वो कैटल के लिए, पशुओं के लिए, सन्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, धन के लिए। देखिए यहाँ पे लड़ाई किसी को जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, और प्रेयर्स और लड़ाई करेंगे। फिर बाद में जो करने लग जाएंगे उत्तर वैदिक काल से, वो लड़ाई देखना आप कनकर करने के लिए करेंगे, एक जगह को दूसरी जगह को छीनने के लिए। फिर वार्स हो रही हैं, कैटल्स के लिए हो रही हैं, लड़ाई भी कैटल्स के लिए हो रही है। देखिए पशुधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, लैंड के लिए, वाटर के लिए, पीपल्स के लिए ये लड़ाई हो रही थी, लेकिन कम लेवल पे हो रही थी, जो उत्तर वैदिक काल में एकदम बढ़ जाती हैं।
फिर उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। ये देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ तक चीज़ें आ गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए, यहाँ तक भी तो आ सकते थे। जब मगध को हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो अर्ली वैदिक काल में ये यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए। इसका आंसर बस यही है कि हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं थे कि हम फॉरेस्ट को कवर कर पाए। यहाँ पे बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट होता था, बहुत सारे घने जंगल थे यहाँ पे। तो उन घने जंगलों को काटने के लिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए था जो जल्दी से काट सके। फिर आयरन्स के जो टूल बनाए हमने, आयरन एक हार्ड मेटल होता है, उसकी वजह से हम जंगलों को कवर कर पाए। और देखिए लेटर वैदिक काल में 1100 से 500 BC में देखो हम यहाँ तक आ गए ये सारे। और फिर जो जनपद थे धीरे धीरे लोहे की खोज से क्या हो रहे थे, देखिए आयरन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था, रिवोल्यूशन हो गया था, पूरा क्रांति कहा गया, फॉरेस्ट क्लीनिंग हुई, एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन से जो जनपद थे वो जनपद थे अब महाजनपद बन जाएंगे, जिसमें हम मगध को पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। यही उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक के बारे में 6th के NCERT में बताया गया है। इसके बाद जो बातें कर रहे हैं, इसके बाद एक इसमें आता है कि क्या कहते हैं किताबें। किताबों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बरियल्स की बातें करते हैं। बरियल्स के लिए इनमें बताया गया है कि महापाषाण काल, जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल के टाइम ही जो सदर्न इंडिया है, देखिए ये सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई जगह पर, और जम्मू कश्मीर की कुछ जगह पे जम्मू कश्मीर की कुछ जगह पे क्या हो रहा था, आपको बड़े बड़े पत्थर वाले बुरियल्स मिल रहे थे। यानी कि जो लोगों को गाड़ा जा रहा था कब्रों में, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे थे। तो ये पत्थर, इन पत्थरों के नाम की, इन बरियल्स के नाम से ही ये नाम पड़ा कि महापाषाण संस्कृति। तो देखिए बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था और पोर्ट होल्स भी किए जाते थे, यानी बड़े पत्थर लगा के और उसमें पोर्ट होल्स किए जाते थे। शायद ऐसा होता होगा कि व्यक्ति सोचता होगा कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो इस पोर्ट होल से उस कब्र को दे दी जाए। हो सकता है कि उनका ऐसा कोई विचार हो कि व्यक्ति मरने के बाद भी एक जन्म लेता हो, ऐसा कुछ, तो पोर्ट होल्स भी होते थे। फिर जो बरियल्स हैं उनके साथ सामग्री भी दबाई जाती थी। देखो फिर 6th की NCERT कहती है कि बरियल्स से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे बरियल्स के साथ अगर कोई कीमती प्रेशियस चीज़ें गाड़ी गई हैं तो इससे पता लग रहा है कि व्यक्ति रिच हो सकता है, रिच है, अमीर आदमी है, एलिट आदमी है। लेकिन बरियल्स में अगर साधारण सी चीज़ें हैं, मन के हैं, छोटे छोटे कंगन हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, उससे पता लग रहा है कि मतभेद था, सामाजिक में जो इनइक्वलिटी थी वो थी। देखिए यही कह रहा है ये कि बरियल्स में गुड़ सामग्री, पोट्स, बीड्स, मणि, बैंगल, कंगन, ये सारे बनाए जाते थे। इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती थी। घोड़े के अवशेष तक दबाए गए हैं। और पारिवारिक दफन एक जगह पे हुआ कि पूरे परिवार को, यानी 6-7 कब्र एक साथ मिली और महापाषाण खाई ये है। तो इससे हो सकता है कि लोग सोचते हो कि परिवार के साथ ही एक साथ दफनाएंगे, और ये एक साथ तो मरे नहीं होंगे परिवार वाले, इसलिए वो पोर्ट होल हैं वो काम आए होंगे। जो पोर्ट होल होते थे, जो छेद किए जाते थे, उससे व्यक्तियों को एक मरने के बाद दूसरा फिर इस कब्र उस छेद से जाके डाल दिया गया होगा, ऐसा कुछ किया गया होगा। ठीक है, शायद पुनर्जन्म में विश्वास हो, वही बात। आफ्टर लाइफ परलोक का भोजन की बात हो। सोशल डिफरेंसेस देखो पता लगता है, रिच बरियल्स में सोना, तांबा, शंख कड़े गए थे और पुअर में सिर्फ बर्तन मिलते हैं आपको। इसमें एक साइट की बातें आती है, इनाम गांव एक महापाषाण काल है, महापाषाण की साइट है, याद रखना। ये घोड़ नदी के ऊपर है, घोड़ नदी महाराष्ट्र में है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रख लेना, बस यही याद रखना। घोड़ नदी के ऊपर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे एक इनाम गांव नाम की जगह है जो मेगालिथिक साइट है, महापाषाण की साइट है, महाराष्ट्र में है। इतना याद रखिएगा, काम होगा। इसके अलावा आदि चन्नानूर कर्नाटका में महापाषाण की साइट है और ब्रह्मगिरी कर्नाटका में महापाषाण की साइट है, ये आपको याद रखना है। इतना ही है इस चैप्टर में। इसके बाद जो 5th चैप्टर आता है आपका, 5th चैप्टर बात कर रहा है सेकंड अर्बनाइजेशन का। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है और जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो तो हमने पढ़ लिया कि वो आयरन की वजह से आया। जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो तो आयरन की वजह से आया। आयरन से हम फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट थे, जो घने जंगल थे, उनको हम काट पाए और उससे हमारी एग्रीकल्चर बढ़ी, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और हमारी सिटीज़ बनी। तो सेकंड अर्बनाइजेशन तो आ गया, यानी द्वितीय नगरीकरण। देखिए पहला नगरीकरण किसको कहा गया, हड़प्पन सिटीज़ को। तो और द्वितीय नगरीकरण कब कहा जा रहा है, जब महाजनपद बन रहे हैं, जब अपने बड़े बड़े सिटीज़ बन रही हैं लोहे की वजह से, आयरन की वजह से। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कैसे आया होगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, आप बताना कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कैसे आया होगा। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, वो कैसे आया होगा, इसके बारे में आप बताना। तो सेकंड अर्बनाइजेशन की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता ही लग गया कि आयरन था, उससे अब दूसरी बार, जैसे कि मैंने बताया ना कि वैदिक जो एज थी, हड़प्पन जब कल्चर खत्म हुआ था, उसकी जो वैदिक एज थी वो विलेज वाली संस्कृति थी। उत्तर वैदिक काल में विलेज थे, लेकिन जब जनपद से महाजनपद बन रहे हैं तो सिटीज़ डेवलप कर रही हैं, उसी को हम कह रहे हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, जो लोहे की वजह से हुआ, आयरन की वजह से हुआ। फिर ये बात कर रहा है कि फिर अब चीज़ें बदल गई, कि जब जनपद थे, सेकंड अर्बनाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप ऋग्वैदिक काल की तरह कोई सेना ना रखें। अब एक देश दूसरे देश पे हमले कर रहा है, राजा बनने की होड़ लगी हुई है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं।
अब बता रहे हैं कि रूलर कैसे बनाए जाते हैं। तो रूलर बनाने के लिए महायज्ञ करवा रहे थे, राजा यज्ञ करवा रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे थे। उसमें एक यज्ञ होता है असमवेग यज्ञ, घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और जो भी अगर कोई राजा होता है अगर उसको रोक लेता है तो उसको उस राजा से युद्ध करना होता है जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। ये ऐसा कोई यज्ञ होता था, असमवेग राजस्व यज्ञ कर रहे थे बड़े बड़े राजा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। अब वो सेना रखने लगे थे। देखिए मैंने यही तो बताया कि अब जन व विष थे, जो जन विष ऋग्वेदिक काल में थे, अब वो क्या हो गए, पहले जनपद बने और अब महाजनपद बनने जा रहे हैं। देखिए अब बड़े बड़े किंगडम बनने जा रहे हैं, अब यहाँ से किंगडम शुरू हो जाएंगे। फिर अब इसमें वर्णा सिस्टम थोड़ा हार्ड हो गया था। इसमें ब्राह्मण थे जो स्टडी करते थे वेदास को, यज्ञ यजनास करवाते थे, गिफ्ट को लेते थे, और क्षत्रिय होते थे जो फाइट करते थे, और वैश्याज होते थे जो ट्रेड्स का काम करते थे, उसको वैश्य कुल को कहते थे। और शूद्र जो होते थे जो इन सारी जो तीन जो वर्ण हैं, ऊपर तीन जो वर्ण हैं उनकी सेवा के लिए होते थे। ये कोई रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, जैसे महिलाओं को भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया था। ऋग्वेदिक काल में तो इतनी रोक नहीं थी जितनी उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे रोक लगा दी गई महिलाओं के लिए और शूद्राज के लिए, नो वैदिक स्टडी, उनको आप वेद नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन ये लोग पुराण पढ़ सकते थे, पुराण को सुन सकते थे, पुराण को सुन सकते थे। पढ़ने के बारे में एनसीईआरटी नहीं बता रही, लेकिन पुराण को सुन सकते थे ये लोग, लेकिन वेद्स को नहीं पढ़ सकते थे, ये बताया गया है। ठीक है जी। फिर बता रहे हैं, ये देखिए महाजनपद कैसे बने, आप लोगों को पता ही है, सेकेंड अर्बनाइजेशन से महाजनपद आ रही है, इस साइड ईस्टर्न साइड मूव किया जा रहा है। जैसे कि पहले मेहरगढ़ में नवपाषाण काल की जो हमें साइट यहाँ पे मिल रही थी, फिर यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में आई, हड़प्पन कल्चर बना, और हड़प्पन कल्चर के बाद देखिए जनपद और फिर महाजनपद कैसे बन रहे हैं। यही बातें बता रहे हैं सारी चीज़ें कि पहले जनपद बने और फिर इसमें पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW जो जनपद हैं, ये जो वैदिक पीरियड की हैं, जो पोट्री जिसको कहते हैं, जो घड़े होते थे, जो घड़े टाइप के एक बर्तन होते थे वेजल, उनके ऊपर पेंट किया गया था ग्रे कलर का, उसको वेयर कहते थे PGW, इसके लिए कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। फाइन था, जियोमेट्रिक डिज़ाइन बने गए हैं उनके ऊपर, ये मिला है हमें। और महाजनपद बने 250 साल पहले, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि 500 2000 से मानेंगे तो 500 ईस्वी पूर्व से जो मोर पावरफुल, जो जनपद पावरफुल बन गए वो महाजनपद बन गए अभी। और अब आर्मी रखने लगे वो, पहले आर्मी नहीं रखते थे, अब आर्मी रखने लगे। और जब आर्मी की जरूरत पड़ रही है तो क्या पड़ेगा, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ बन रही हैं तो लोगों को संसाधन की जरूरत पड़ेगी राजाओं को इतना राज करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, कर को वसूली करने लगे। वो 1/6 भाग करोप पे ले रहे हैं, फसलों पे 1/6 ले रहे हैं, जिसको भाग कह रहे हैं वो, उस टैक्स का नाम क्या है, भागा। वो क्राफ्ट्स जो भी कारीगर हैं उनसे काम करवा के टैक्स के रूप में वसूली कर रहे हैं, लेबर टैक्स कहते हैं, काम करवा के। भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप काम करके जाइए राजा के यहाँ पे, अगर वो कोई भी चीज़ें राज की सरकारी काम हो रहा है तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स थे, जो पशुपालक रखते थे, वो एनिमल के जो पशुओं से उपज होती थी, दूध दही ऐसा कुछ भी, वो सारी चीज़ें लेते थे। और जो ट्रेडर होते थे वो सामान देते थे राजा को टैक्स के रूप में। और जो हंटर और गैदरर थे, उस वक्त तक भी जो ट्राइब्स थी जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, हंटर थे, अभी भी शिकार करके रह रहे थे, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वन से उपज थी, वन की जो उपज थी, वन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जड़ी बूटी, आयुर्वेद के लिए, ये जो भी चीज़ें वन से मिल रही थी वो राजा को भेंट के देती थी एज ए टैक्स। फिर एग्रीकल्चर चेंजेस में क्या क्या आया, एग्रीकल्चर चेंजेस में मैंने बताया कि लोहा आया। तो सबसे बड़ा चेंजेस आयरन की वजह से ही हुआ कि आयरन के लोहे का हल बन गया, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा सोइल मतलब ज़्यादा हम चीज़ों को उगाने लगे। और धान की रोपाई जो आई वो इसी काल में आई, महाजनपद काल में। और फिर लेबर जो कामगार थे इनकी स्थिति सुधरी, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर थी, अब एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं सुधरी या बिगड़ी, आप लोग देख लेना। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए कामगारों की जरूरत पड़ी, तो बहुत सारे जो शूद्राज होते थे उनको कामगारों के रूप में बनाया गया, दासियों के रूप में बनाया गया, और वो अब लेबर के रूप में काम कर रहे थे। सोचिए सिटीज़ बन रही, सिटी डेवलप हो रहे हैं, तो काम करने के लिए चाहिए। ये चेंजेस हुए आयरन की वजह से। और देखिए आयरन की वजह से कितनी कितनी चीज़ बदल गई, आर्मीज रहने लगी। 1/6 याद रखना, 1/6 ये आ सकता है क्वेश्चन, 1/6 लेते थे भागा। ठीक है, पहले ओनली गिफ्ट से चल रहा था, देखो सीधा लिखा गया, पहले ओनली गिफ्ट से चल रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब कैसे चलेगा, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अब चलानी है। फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात आती है, गण संघ की। गण और संघ ये क्या थे, ये उस टाइम कह सकते हैं हम कि डेमोक्रेटिक जनपद थे, ऐसा हो सकता है। गणसंघ का मतलब होता है पीपल, गणसंघ का मतलब होता है पीपल की कम्युनिटी ऐसे लगा सकते हो कि पीपल का कोई ग्रुप है, वो ग्रुप फैसले लेगा। यानी यहाँ पे कोई राजा नहीं होता था हेरिडिटरी कि राजा का बेटा ही राजा, ऐसा नहीं बनेगा। एक ग्रुप होता था, गण और संघ जिसको कहते थे, गण और संघ जिसको कहते थे, वो मतलब पूरा ग्रुप मिलके फैसले लेता था कि अब राज कैसे चलाएगा, इस शहर में कैसे राज चलाएगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मिलता है हमें वज्जी, जो वज्जी का है,
तो जो बुध और महावीर है दोनों ही गणसंघ से आते थे। गणसंघ को कह सकते हैं हम कि उस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक जनपद है। डेमोक्रेटिक यानी कि पीपल का ग्रुप फैसले लेता था, ना कि कोई राजा। तो वज्जी का एक जिक्र मिलता है हमें। जो महावीर जो जैन तीर्थंकर थे वो इसी गणसंघ से आते थे, इसी संघ से आते थे, वज्जी संघ से। इसकी राजधानी वैशाली थी। गणसंघ सिस्टम का मतलब मेनी राजा, कोई एक राजा नहीं होता, जॉइंट रिचुअल निभाते हैं सारे के सारे। असेंबली विद द डिबेट, एक असेंबली होती है, उसमें फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता था कि सब एक राजा एक कमरे में बैठ के चुपचाप फैसले ले लें। लेकिन इन जनसंघ में किसको भाग नहीं लेने दिया जाता था? जो कमकार होते थे, जो हमने लेबरर को पढ़ा, जो दास होते थे उनको भाग नहीं लेने दिया जाता था, और महिलाओं को भी भाग नहीं देने दिया जाता था। ये बड़ी दिक्कत थी गणसंघ साथ की भी। और दिग्ग निकाय में कहा गया है, दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं को भी आने दिया जाए, और जो बूढ़े हैं और संत हैं उनको भी गणसंघ में बुलाया जाए ताकि वो फैसले ले सकें। ठीक है जी। फिर जो ये गणसंघ थे, गुप्ताज पीरियड में क्या हुआ, इनको ख़त्म कर दिया गया। गुप्ताज ने इनको कनकर कर लिया, जीत लिया, और फिर यहाँ पे राजतंत्र बना दिया। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही गणसंघ से आते थे। गणसंघ कोई जगह नहीं है, गणसंघ एक टाइप होती थी जहाँ पे कम्युनिटी पूरी फैसला ले रही है, यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था। ऐसे ही सबसे जो इंपॉर्टेंट महाजनपद की बात करते हैं वो थे मगध। जो मगध इंपॉर्टेंट क्यों था, इसके पीछे कारण था। जो एक तो मगध पे जो रूलर्स आए वो सारे ही बहुत अच्छे रूलर्स थे, मतलब बड़े लेवल पे कनकर करने वाले थे, बहुत ज़्यादा एरिया को बढ़ा रहे थे। प्लस ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे मगध के पास वो बहुत अच्छे खासे थे। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि यहाँ पे रिवर्स थी, गंगा और सोन नदियों की फर्टाइल भूमि थी। वहाँ पे हाथी बहुत मिलते थे, क्योंकि वन थे तो हाथियों का बहुत उनके पास रिसोर्सेज था। इससे क्या होता था, हाथियों से वो युद्ध जीतने में बहुत हेल्पफुल रहता था। इसलिए इन राजाओं ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया नेचुरल रिसोर्सेज का। और प्लस पूरे ऐसे भी रूलर थे, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने उसमें शामिल कर लिया, अपने जनपद में शामिल कर लिया। इसी को कहते हैं कि महाजनपद बनाया, बड़ा एम्परर बना दिया था, अशोकन एम्परर ऐसे पढ़ते हैं हम। तो एक तो रिवर गंगा सोन थी, ट्रांसपोर्ट आसान हो सकता था, फर्टाइल लैंड था, फॉरेस्ट में एलिफेंट मिलती थी जो आर्मी के लिए आसानी होती थी, वुड मिल सकता था, आयरन माइंस थी, यहाँ पे तो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए आसानी हो रही थी। और बहुत अच्छे अच्छे राजा आए, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और उनके बाद जो इनके बेटे थे धनानंद। इनके काल में अलेक्जेंडर जो सिकंदर थे उनका भी आक्रमण हुआ था 326-325 ईसा पूर्व में, BCE में इन्होंने भी आक्रमण किया था। और कह रहे थे कि 6th एनसीईआरटी कहती है कि शायद अलेक्जेंडर को लगा होगा कि वो डर गए इतनी बड़ी सेना देख के धनानंद की, यानी मगध इतना पावरफुल था कि सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ा, इनकी शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाए। ये कुछ बताया गया मगध के बारे में। इनकी कैपिटल होती थी पाटलिपुत्र, जो इसका पुराना नाम था राजगृह, ये याद रखना है आप लोगों को। बस इतना ही बताया गया 6th एनसीईआरटी में। इससे यहाँ पे आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हो गए। और ठीक है, आपको चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अभी 6th चैप्टर पे चलेंगे।